गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला सीरीज के आज के इस वीडियो में। आपको जो 30 नवंबर को पेपर होने वाला है उसमें आपको जो कला का पेपर होगा डीएसएसबी का, उसमें काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यही कहना चाहूँगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली मरतबा आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा ही देख के जाइएगा जिनको भी डीएसएसबी का पेपर देना है। 2-4 और कमेंट्स आए थे कि सर डीएसएसबी का सिलेबस और किस तरह से पैटर्न होता है बता दीजिए। तो मैंने अपने टेलीग्राम में आपको बाकायदे डाल दिया है नोटिस के साथ कि 2 पेपर होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, कितने मार्क काटे जाते हैं, सब कुछ टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है। तो आप एएमयू क्लासेस सर्च मारिएगा, टेलीग्राम पे हमारा यही लोगो आपको दिखाई देगा, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप मुझे अपने इस नंबर पे मेरे व्हाट्सअप करिए, मित्रों, और मैं वहाँ आपको 8858 है 52 9779 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा मुझे, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर डाल दूँगा, जैसे सुविधा हो उस तरह से, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न आपके सामने है कि बसोहली चित्रकला शैली का प्रतिकृति चित्र है। बसोहली चित्रकला शैली का जो प्रतिकृति चित्र है कौन सा है? राजा कृपाल देव, राजा ध्रुव देव, राजा रजीत देव या राजा बलवंत सिंह। बसोहली चित्रकला शैली का प्रतिकृति चित्र इनमें से कौन सा है? ये है हमारा पहला प्रश्न। और इस पहले प्रश्न का कमेंट्स हम फटाफट जानना चाहेंगे। सबसे पहले किसका आंसर आएगा इस कमेंट्स का, ये मैं ज़रूर देखना चाहूँगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। आपको पता ही है 20 से 30 सेकंड में आपको दूंगा और अपने प्रश्न को उत्तर मैं उसके बाद बताऊंगा। तो पहले प्रश्न का जो जवाब हमारा होगा वो आपका हो जाएगा बी, राजा ध्रुवदेव। बसोहली चित्रकला शैली का प्रतिकृति चित्र जो है वो राजा ध्रुवदेव। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, डीएसएसबी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और हर पार्ट से डीएसएसबी में हर पार्ट से पेपर देता है, याद रखिएगा। हर पार्ट से, हर पार्ट का टॉपिक जो होता है उससे कम 10 क्वेश्चन पिछले साल इसी तरह से आए हैं, 10-10 क्वेश्चन करके, 20-20 क्वेश्चन करके इस तरह से भी आए हैं। और डीएसएसबी में शिक्षण भी आता है यार के। तो सभी कुछ मैंने दे दिया है टेलीग्राम पे, यहाँ तक कि मैं अपने चैनल कम्युनिकेशन पे भी डाल दिया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है अगला कि चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ का नाम क्या है? रामायण, गीत गोविंद, महाभारत या रसिक प्रिया। तो इन चारों में से मनकू द्वारा चित्रित जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है मित्रों? तो उस ग्रंथ का आपका नाम हो जाएगा बी, गीत गोविंद, ठीक है। मनकू द्वारा चित्रित गीत गोविंद। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अकबर के टाइम में यानी मुगल सम्राट अकबर के समय में चित्रित जो पोथी रज्मनामा थी उसका अनुवाद है, यानी ये रज्मनामा जो है इन चारों में से किसका अनुवाद है? रज्मनामा ये पूछ रहा है। रामायण का अनुवाद है, गीत गोविंद का अनुवाद है, पंचतंत्र का अनुवाद है या महाभारत का अनुवाद है? किसका अनुवाद है कमेंट्स में कमेंट्स डालिएगा आप। और वीडियो एक बार फिर से कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा मित्रों, तभी आपको समझ में आएगा प्रश्नों की सीरीज, खासकर वो जो डीएसएसबी का पेपर 30 तारीख को देने वाले हैं। और पेपर देने के बाद आप लोग पीडीएफ जरूर डालिएगा मेरे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे, ताकि उसको भी मैं करा सकूं, ठीक है, वीडियो में। तो चलिए मित्रों, इस प्रश्न का जो हम जवाब देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, यानी अकबरनामा के समय में चित्रित पोथी रज्मनामा जो अनुवाद है वो किसका है? महाभारत का। किसका है? महाभारत का। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे प्रश्न है ये भी। ठीक अकबर के कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली, ध्यान दीजिएगा। अब इसके पहले क्या था? रज्मनामा था, रज्मनामा था, ठीक है। अकबर के कालीन में चित्रित ग्रंथ रज्मनामा किसका अनुवाद था ये पूछ रहा था। यहाँ कह रहा है कि अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली वो किसका अनुवाद है? रामायण का है, गीत गोविंद का है, पंचतंत्र का है या महाभारत का है, ठीक है। वो था रज्मनामा जो कि महाभारत से रिलेटेड है, यानी महाभारत की चीज़ें उसमें की गई हैं। और अकबर कालीन अनवर सुहेली वो अनुवाद जो किया गया है
वो आपका क्या किया गया है? तो मित्रों वो किया गया है आपका पंचतंत्र। अनवर सुहेली जो है अनुवाद है पंचतंत्र का। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है कि अकबर की जो चित्रशाला थी उसका प्रधान चित्रकार कौन था? अकबर ने जो चित्रशाला बनवाई थी अपने समय में चित्रकारी के लिए, उसमें जो है प्रधान चित्रकार के रूप में किसे उन्होंने जो है नियुक्त किया था, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, मीर सैयद अली को, बसावन को, मिस्कीन को या दसवंत को। इसी तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था जो मैंने किसी वीडियो में कराया था कि अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो कई लोगों ने मीर सैयद, कई लोगों ने कुछ और मतलब कमेंट्स दिया था, आपको याद होगा। यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था। ठीक है, और एक प्रसिद्ध चित्रकार, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। प्रधान चित्रकार और प्रसिद्ध चित्रकार अलग अलग थोड़े से फर्क होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के जो आपको राइट आंसर देखने जाए तो वो हो जाएगा आपका मीर सैयद। कौन था? मीर सैयद अली। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। जहांगीर के समय में वैसे तो बहुत से चित्रकार रहे, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार, अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर भी आपको बताया था कि अकबर कालीन एक प्रधान चित्रकार और एक प्रसिद्ध चित्रकार, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार, अब जहांगीर कालीन में जो है चित्रकार तो बहुत सारे थे, बहुत चित्रकार हुए, लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार किसे माना गया? अब्दुल समद को, मंसूर को, बसावन को या फारूक कुलमान को किसे माना गया है, ये कह रहा है मेरा प्रश्न। तो मित्रों इस प्रश्न का जो हमारा जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, मंसूर। क्या हो जाएगा? मंसूर। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार थे और पशु पक्षी चित्रकारी के रूप में इनको हम जानते हैं, और बाज इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। बहुत ही बेहतरीन चित्र उन्होंने बनाया, आप सर्च मार के देख सकते हैं नेट पे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि शाहजहां की चित्रशाला में विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। अब जो शाहजहां थे, यानी शाहजहां के समय में जब चित्रकारी का दौर चल रहा था, तो उनकी जो चित्रशाला थी उसमें विशिष्ट हिंदू चित्रकार, विशिष्ट मतलब एक विशेष जो है कह लीजिए खासियत उनकी थी, एक खास चित्रकारी के रूप में उन्हें जाना जाता था, या ये कह लीजिए कि उनको प्रधान चित्रकारी के रूप में ही जाना जाता था। जैसे अकबर के समय चित्रशाला में थे विशिष्ट हिंदू चित्रकार था खेमकरण, माधो, होनहार या महेश। कौन थे इन चारों में से? कमेंट्स डालेंगे आप फटाफट कि विशेष चित्रकार के रूप में, विशिष्ट चित्रकार के रूप में शाहजहां की चित्रशाला में एक हिंदू चित्रकार रहे हुए हैं। और मित्रों उन चित्रकार का जो नाम है वो है होनहार। कौन थे? होनहार जो थे शाहजहां के समय के विशिष्ट हिंदू चित्रकार थे, उनके चित्रशाला के। प्रश्नों को आगे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी थीं। जो मथुरा है उसकी जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं मथुरा में, ठीक है, बहुत सारी प्रतिमाएं आपको मथुरा में देखने को मिलेंगी आज भी। और मथुरा में जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं वो किस चीज़ की बनी हुई है? चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, लाल बलुई पत्थर जिसको रेड स्टोन बोलते हैं, या डायोराइट या संगमरमर। इन चारों में से किस में जो है बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा की बनी हुई पाई गई? यानी मथुरा में जो बुद्ध जी की मूर्तियाँ कह लीजिए, मूर्ति जो बनी है, प्रतिमाएं जो बनी है, वो किस चीज़ से बनी हुई हैं? तो मित्रों वो बनी हुई हैं लाल बलुई पत्थर, यानी जिसे हम रेड सैंडस्टोन कहते हैं। रेड सैंडस्टोन, लाल बलुई पत्थर से वो प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं, जो आज भी आपको देखने को वहाँ मिलेंगी जाएंगे तो। अगला प्रश्न है गांधार शैली किसका मिश्रण है? जो गांधार शैली है वो इन दोनों में से किसका मिश्रित रूप है, मिश्रण रूप है गांधार शैली, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में फटाफट कमेंट्स डाल दीजिए मेरे उत्तर से पहले, और उसके अलावा कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए या मेरे टेलीग्राम पे डाल दीजिए। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना शाम को एक प्रश्न जो है टेलीग्राम पे आपसे ओपिनियन के रूप में माने जाते हैं, पोल के रूप में मांगे जाते हैं, जिसमें आप बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और अच्छा लगता है कि आप लोग जो है एक्टिव हैं। तो ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा ग्रीको रोमन। क्या होगा? ग्रीको रोमन जो है वो गांधार शैली का मिश्रण रूप है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां, द पासिंग ऑफ शाहजहां यानी शाहजहां की कह लीजिए, शाहजहां की
मृत्यु यानी मृत्यु संज्ञा पर, एक कई जगह मृत्यु संज्ञा पर दिया है, कई जगह मृत्यु, शाहजहाँ की मृत्यु, द पासिंग ऑफ शाहजहाँ। ठीक है, किस माध्यम में चित्रित है, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाया शाहजहाँ की मृत्यु, जिसे हम द पासिंग ऑफ शाहजहाँ कहते हैं। उनका माध्यम क्या था बनाने का इस चित्र का? गुआचे, टेम्परा, वाटर कलर या तेल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नों को आप समझते चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो फिर से कमेंट्स कर सकते हैं आप, टेक्स्ट में मैं आपको देख लूँगा और उसको क्लियर कर दूँगा। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा, मित्रों, यानी प्रश्न संख्या जो है मेरे ख्याल से लगभग ये 10वां प्रश्न है मुझे लग रहा है, और इस प्रश्न का जो जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुआचे। क्या है? गुआचे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है भारत माता किसकी रचना है? असित कुमार हल्दर की, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, अंजलि इला मेनन। इन चारों कलाकारों चित्रकारों में से वो कौन सा शख्स है जिसकी रचना है भारत माता? कमेंट्स करिएगा फटाफट। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर अगर हम देख लें तो उसका राइट आंसर होता है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के चित्रकार थे और उन्होंने भारत माता जो है रचना उन्हीं की है। एक रचना और एक और चित्रकार की है भारत माता, लेकिन उस भारत माता और इस भारत माता में थोड़ा सा फर्क रहा। उस भारत माता को जिन्होंने बनाया था वो थे आपके M.F. हुसैन साहब। नग्न भारत माता का चित्र उन्होंने बनाया था, जिसके वजह से उन्हें देशद्रोह साबित कर दिया गया और यहाँ से उनको जो है हमेशा के लिए भगा दिया गया। मतलब देशद्रोही कहलाए, क्योंकि उनको ये सब इस तरह के फिगर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे जो है धर्म के खिलाफ हो जाता है और इसके पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। और इसकी वजह से उनको जो है भारत निकाला दे दिया गया और जाके वो कहीं और की नागरिकता उन्होंने ली, शायद कतर की, उन्होंने कतर की नागरिकता ली, लेकिन रहे लंदन में, मरे लंदन में वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया था? यानी शहीद स्मृति क्या है? एक मूर्ति है। ठीक है, और इसका निर्माण किस स्थापत्यविद ने किया था ये पूछ रहा है। प्रदोम दास गुप्त ने, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैच या धनराज भगत? तो फटाफट कमेंट्स डालते जाइए। डाउट हो क्लियर करने के लिए कमेंट्स करिए, लाइक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें पता देता है कि हाँ आपने मुझे कितना पसंद किया, आपने इस प्रश्न को, इस चैनल को कितना पसंद किया। आपके इसी सपोर्ट और प्यार से जो है हमारी हिम्मत बनी हुई मित्रों, और हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज जो है लाते रहते हैं। तो आइए इस प्रश्न का हम पहले जवाब देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का आपका जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी ने जो वो स्थापत्य जो है शहीद स्मृति का निर्माण किया था। और राम किंकर बैच का आप लोग को पता ही है, जो है सांथाल परिवार उनका था। और धनराज भगत का आप लोग को पता ही है कि घोड़े की नालबंदी उन्होंने एक बनाई थी, वो मशहूर है। सांथाल परिवार इनका मशहूर है। और प्रदोम दास गुप्ता का क्या मशहूर है ये आप लोग कमेंट्स करिएगा। 2-3 तो मैंने बताया, एक आप ज़रा कमेंट्स करिएगा मित्रों। चलिए ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जयपुरी फ्रेस्को में निहित जो होता है दीप्त रूप, यानी चमचमाती सतह जिसको बोलते हैं, दीप्त रूप मीन्स चमचमाती सतह से उसका ऐसा है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यानी जयपुरी फ्रेस्को तकनीक जो है उसमें जो निहित है, निहित मतलब हो गया आपका शामिल होना, निहित होना मतलब शामिल होना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो उसमें निहित है दीप्त रूप, यानी कि जो चमचमाती सतह निहित है, उसके संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि ये अकीक पत्थर से घोटाई के करके चमकाए जाते हैं, क्योंकि ये धूप में चमकते हैं इसलिए। ठीक है, तो मित्रों अगर इस प्रश्न का हम जवाब देखें तो इस प्रश्न का आपका जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि ये अकीक पत्थर में घोटाई करके चमकाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देख लीजिए,
प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस भारतीय चित्र शैली में, यानी कौन सी भारतीय चित्र शैली है, मनुष्य के चेहरे 3/4 भाग चित्रित किया गया है। यानी भारतीय चित्र शैली का वो कौन सा शैली है इन चारों में से जिसमें जो है ह्यूमन के चेहरे यानी मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया। क्या वो पाल शैली है, क्या वो गुलेर शैली है, बीकानेर शैली है या जैन शैली है? इन चारों में से वो कौन सी शैली है जिसमें आपके मनुष्य के 3/4 भाग चित्रित किए गए? कमेंट्स में कमेंट्स डालिए फटाफट, ठीक है। कमेंट्स डालते जाइए मित्रों, 20 से 30 सेकंड के अंतराल में आप अपने कमेंट्स को डालेंगे। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को जो है मैं लेके आता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको मिलते जाए। ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि बहुत लोग के पास समय नहीं होता है, कुछ ही लोग के पास होता है। तो छोटे छोटे प्रश्नों को धीरे धीरे अभी हम लोग ले चल रहे हैं और जिस दिन हमारी भर्तियाँ और आगे आ जाएंगी उसको हम जो है पूरा क्लियर अब अच्छा लंबा प्रश्नों के साथ कर लेंगे। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा डी, जैन। 3/4 भाग चित्रित किया गया भारतीय चित्रकला की जिस शैली में वो थी जैन शैली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है मित्रों, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? अब भारत में जो है चित्रकारी तो हुई, लेकिन लघु चित्रकारी की शुरुआत जो है किसके समय में हुई? राजपूतों के समय में, मुगलों के समय में, पाल राजाओं के समय में या मौर्य काल के समय में? इन चारों में से वो किनका समय, किनका दौर रहा चित्रकारी का जिनके समय में ये लघु चित्र जो है की शुरुआत की गई, ठीक है। तो अगर इसका हम सही जवाब देखें तो वो हो जाएगा पाल से। पाल राजाओं के समय यानी पाल शैली के समय में जो है लघु चित्रों की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आइए आगे बढ़िए और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पाल युगीन पांडुलिपि चित्र जो है अधिकांशतः आधारित है किस पे? आधारित मतलब ये हुआ कि पालयुगीन पांडुलिपि जो है उसमें जो चित्र मिले हैं वो अधिकांश किस तरह के ज़्यादातर बनाए गए, किस तरह के, ठीक है। जैसे कि हिंदुत्व पर बनाए गए हैं, यानी कि मूर्ति मूर्ति भगवान उगवान ये सब जो है भगवान मूर्ति, हिंदुत्व का मतलब ये हुआ कि उनसे पूजा संबंधी चीज़ों को बनाया गया है, या ब्राह्मण धर्म पर बनाया गया है, ठीक है, या कह लीजिए शैव मत पर बनाया गया है या बुद्ध धर्म पर बनाया गया है। इन चारों में से किस धर्म के तहत जो है पालयुगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांश था यानी ज़्यादातर हमको मिले हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर डी होगा। पालयुगीन पांडुलिपि का अधिकांशतः जो चित्र हमको मिले बने हुए वो बौद्ध धर्म पर बने हुए मिले, ठीक है। इससे पता चलता है पुराने दौर का देखते हुए कि बौद्ध धर्म का जो है कितना बोलबाला था, जिसका आज भी जो है हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा धर्मों में बौद्ध धर्म के जो है प्रचलन है, हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाए तो भारत देश के बाहर, ठीक है। प्रश्न कह रहा है अगला कि पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं, ये जो पांडुलिपि चित्र हैं वो किस चीज़ पे बनाए गए? कागज पे बनाए गए, कपड़े पर बनाए गए, लकड़ी पर या तालपत्र पर? पांडुलिपि चित्र किस पे बनाए गए, ठीक है मित्रों। तो इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप डाल दीजिए मेरे उत्तर देने से पहले कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और आपके कमेंट्स में देखता रहता हूँ, उसमें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट कमेंट्स डाल दीजिएगा मेरे उत्तर देने से पहले कि क्या इसका आंसर होगा। जी आपका 30 नवंबर को पेपर है, 30 नवंबर को आपका पेपर है। कई लोगों ने जो है हमें कमेंट्स किया है DSSB से लेकर, तो 30 नवंबर का उनको पेपर है। और कला का पेपर में 2 पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। इस सभी चीज़ों के नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न मित्रों, तो अगला प्रश्न पूछ रहा है एग टेम्परा पेंटिंग तकनीक का जो सही क्रम है वो क्या है? एग टेम्परा पेंटिंग तकनीक है एक, और उसका सही क्रम क्या है? गेसो, पेंटिंग, पाउसिंग या ड्राइंग? गेसो, ड्राइंग, पाउसिंग या पेंटिंग? गेसो, पाउसिंग, ड्राइंग या पेंटिंग?
ड्राइंग, पेंटिंग, गेसो या पाउसिंग। तो एग टेम्परा पेंटिंग एक तकनीक है पेंट का, और उसका सही क्रम क्या है पेंटिंग तकनीक का, ये हमारा प्रश्न है ये। और इसी प्रश्न को आपको कमेंट्स देना है फटाफट कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर देखें तो वो हो जाएगा सी, गेसो पाउसिंग ड्राइंग पेंटिंग। क्या हो जाएगा? गेसो पाउसिंग ड्राइंग पेंटिंग इज द राइट आंसर, सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि फ्रेस्को ब्रूनो प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए। यानी ग्रेसो पेंटिंग तकनीक थी और फ्रेस्को ब्रूनो ये जो प्रक्रिया है इसका सही क्रम क्या है करने का। अरिरिचियो ड्राइंग, इंतोनाको पेंटिंग। अरिरिचियो इंतोनाको ड्राइंग पेंटिंग, इंतोनाको अरिरिचियो पेंटिंग ड्राइंग, या अरिरिचियो पेंटिंग इंतोनाको ड्राइंग। फ्रेस्को ब्रूनो तकनीक का सही क्रम पूछ रहा है आपसे, क्या होगा इसमें से। तो मित्रों, फ्रेस्को ब्रूनो तकनीक का जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा ए, अरिडिचियो ड्राइंग, इंतोनाको और पेंटिंग। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि जो दृश्य कला है उसमें स्टेलिश तकनीक को यह भी कहते हैं। यानी दृश्य कला में जो विजुअल आर्ट है उसमें स्टेलिश तकनीक जो होता है उसको हम और किस नाम से जाने जाते हैं? एचिंग के नाम से जानते हैं, पोशाय के नाम से, ग्रेफिटी या आइलैंड्स, किस नाम से और हम पुकारते हैं दृश्य कला में स्टेलिश तकनीक को? जैसे कि मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी था एक किसी प्रश्न में कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे मिट्टी का तेल बोलते हैं तो मुंबई में इसी को लोग घासलेट बोलते हैं। ठीक है दोनों एक ही चीज़ लेकिन बोलने का तरीका सबका अलग अलग। ठीक है, उसी तरह से स्टेलिश तकनीक को एक और नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों उसे कहते हैं पोशाय। क्या कहते हैं? पोशाय कहते हैं। आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल के जरिए आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाहता था इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आरंभिक प्रिंट मेकिंग तकनीक का विकास इस रूप में हुआ। जो शुरुआती दौर था प्रिंट मेकिंग का, उसकी जो तकनीक का विकास हुआ वो किस रूप में हुआ था? कपड़े पर पैटर्न के रूप में किया गया था सबसे पहले प्रिंट मेकिंग, कागज की आकृति पर, कागज पर पाठ यानी टेक्सट के, या बिलबोर्ड पर प्रतीक या सिंबल लगाकर, किस तरह से किया गया था? शुरुआती प्रिंट मेकिंग तकनीक का विकास किस तरह से किया हुआ था? यानी उसका जब विकास हुआ, उसकी जो है शुरुआत हुई उस तरह के करने का, प्रिंट मेकिंग का तकनीक का, तो किस तरह आरंभ किया गया उसको? तो मित्रों उसको आरंभ किया गया कपड़े पर पैटर्न। किस तरह से उसका विकास हुआ? कपड़े पर पैटर्न के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। यानी जो एचिंग तकनीक है उसको भारत में यानी इंडिया में अभिव्यक्त के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार का नाम जाना। यानी एचिंग को भारत में परिचित कराया किस कलाकार ने, कि ये भी एक तकनीक है जिसको हम एचिंग बोलते हैं। तो उसको किसी कलाकार ने परिचित कराया भारत में, और उनको हम जानते हैं किस नाम से? नंदलाल बोस के नाम से, कृष्णा रेड्डी, मुकुल डे या चंचल बनर्जी। इनमें से किसे हम जानते हैं जिन्होंने परिचित कराया भारत को एचिंग तकनीक का? वो कलाकार कौन है? यही आपको कमेंट्स डालना है मेरे उत्तर देने से पहले 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, यानी 20 सेकंड बीतने के बाद मैं आपको प्रश्नों का उत्तर लगभग दे देता हूँ, उतना टाइम मैं आपको देता हूँ। तो मित्रों उस महान कलाकार का नाम है मुकुल डे। क्या नाम है? मुकुल डे, जिन्होंने एचिंग को भारत में जो है परिचित कराने का पहल काम किया था मुकुल डे जी ने। आइए अगला इस प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल की पहचान करें। यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल के रूप में जाने गए जॉर्ज किट, पेस्टनीज, बुमांजी, ग्लैडस्टोन सोलोमन या जूनियल एडेबिन। अब ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को अगर एक तरीका से और पूछा जाए तो कहा जा सकता है कि पाश्चात्य शैली जो है, या कह लीजिए कि
जो अंग्रेज है उसमें से ही अंग्रेज नाम है, और विदेशी थे जो कि जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे। तो ये ऐसे पूछ सकता है आपसे कि जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल इनमें से जो है भारतीय ना होके जो क्या है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है इनमें से कौन है जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के जो है रूप में जाने जाते हैं और जो यूरोपीय हैं, भारतीय नहीं है। या ये कह लेगा कि यूरोपीय शैली के या यूरोपीय क्षेत्र के वो कौन से जो है प्रिंसिपल हैं जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के जो है कार्यभार ग्रहण की, मतलब पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का अगर हम जवाब देखेंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लैडस्टोन सोलोमन। क्या हो जाएगा? ग्लैडस्टोन सोलोमन। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लियोनार्डो द विंची की जो कृति है द लास्ट सफर, क्या है? लियोनार्डो द विंची ने एक कृति बनाई जिसका नाम है द लास्ट सफर। पूछ रहा है माध्यम में चित्रित किया कौन से? इन चारों में से किस माध्यम में लियोनार्डो द विंची ने अपना द लास्ट सफर चित्रित किया है? फ्रेस्को में, तेल चित्रण, एक्रिलिक या वाटर कलर? किस तकनीक में द लास्ट सफर को लियोनार्डो ने चित्रित किया, ये हमारा प्रश्न है। तो मित्रों, इस प्रश्न का अगर हम जवाब देखें तो राइट आंसर होगा ए, फ्रेस्को तकनीक में। किस तकनीक में? फ्रेस्को तकनीक में लियोनार्डो द विंची ने बनाया था द लास्ट सफर। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की 20+ सीरीज का ये आखिरी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी से कला से संबंधित प्रश्न में आज के वीडियो का ये आखिरी प्रश्न आपसे कह रहा है कि अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं। अरेबियन नाइट्स ये एक पेंटिंग श्रृंखला है, याद रखिएगा, और उसके पेंटर कौन है, चित्रकार कौन है, कलाकार कौन है, कुछ भी कह लीजिए तीनों शब्दों में से। ये ध्यान दीजिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अरेबियन नाइट निम्न में से क्या है? क्या वो एक श्रृंखला है, कृति है, या जो कुछ भी कह लीजिए, एक ऑप्शन बना देगा, उसमें एक शब्द ये भी रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि अरेबियन नाइट एक श्रृंखला है, वो एक पेंटिंग है। ठीक है, और उसकी चित्रकार का नाम आपसे पूछा गया इसमें, क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या प्रद्युम्न दास गुप्ता? कौन है अरेबियन नाइट्स के चित्रकार, पेंटर, कलाकार? तो इस प्रश्न का आखिरी राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा बी, अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के चित्रकार हैं और उन्होंने अरेबियन नाइट पेंटिंग श्रृंखला बनाई। तो मित्रों, यकीन करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक बनता है एक, और उसी लाइक से मुझे हिम्मत मिलती है कि हाँ, आपने बहुत पसंद किया। कमेंट्स भी एक बनता है, तो कर दीजिएगा जैसा आपको इच्छा करे आपके दिल की, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगे, हर चीज़ में मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ये आपका हम्बल रिक्वेस्ट कहूँगा मैं अपनी तरफ से कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि दूसरे भी जुड़ सकें। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।